हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका, मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 20 जिसका नाम है वाक्य विचार यानी फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। व्याकरणिक नियमों के आधार पर किसी भी कथन का पूरा भाव प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के मेल को वाक्य कहते हैं। सोनिया अपना गृह कार्य स्वयं ही करती है। मंदिर में पूजा हो रही है। उपरोक्त पंक्तियों में शब्दों के क्रम को व्यवस्थित किया गया है जिसके द्वारा एक सार्थक अर्थ प्रकट हो रहा है। बच्चों, जो शब्द होते हैं उन शब्दों को जो क्रम होता है उन्हें हम व्यवस्थित रूप से रखते हैं तब हमारे वाक्य बनते हैं। यानी कि जो शब्द है उन्हें व्यवस्थित क्रम में रखने पर सार्थक अर्थ हमें मिलना चाहिए, तभी वह वाक्य कहलाएंगे। वाक्य के लक्षण। पद क्रम। वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में ये पद एक निश्चित क्रम से आते हैं जिसे पद क्रम कहते हैं। पद क्रम ठीक न होने पर वाक्य नहीं बनता। जैसे बनूंगा होकर नेता मैं बड़ा, पद क्रम ठीक न होने से ये वाक्य नहीं है। मैं बड़ा होकर नेता बनूंगा, शुद्ध वाक्य है। आगे देखिए, अन्विति। पदों के परस्पर मेल को अन्वय या अन्विति कहते हैं। यह मेल व्याकरण सम्मत होना चाहिए, अर्थात कर्ता के पुल्लिंग एक वचन के अनुसार क्रिया का लिंग, वचन, विशेषण, विशेष्य का संबंध इत्यादि। जैसे बच्चे पढ़ रहा है। बच्चों, ये सही है क्या? नहीं, गलत है। बच्चा पढ़ रहा है, ये सही है। बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी सही है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम उद्देश्य। प्रत्येक वाक्य में व्यक्ति, वस्तु या घटना के विषय में बताया जाता है, इसलिए वाक्य के विषय को उद्देश्य कहते हैं। जैसे मीना पुस्तक लिख रही है। तितली फूलों पर मंडरा रही है। इसमें उद्देश्य क्या है बच्चों? पहला वाक्य मीना के बारे में बता रहा है, इसलिए इसका उद्देश्य मीना। दूसरे वाक्य में उद्देश्य है तितली। बच्चों, जिसके बारे में बताया जाता है वह हमारा उद्देश्य कहलाता है। जैसे उद्देश्य में वाक्य की क्रिया का कर्ता और उसके विशेषणों को भी माना जाता है। जैसे मेरा भाई मोहित, उद्देश्य है, पुस्तक लिख रहा है, ये विधेय होगा। बच्चों, मेरा भाई मोहित मतलब जिसके बारे में बताया जा रहा है वह तो हमारा उद्देश्य हो गया। जो उद्देश्य का विस्तार करेगा, जो उसके पीछे आता है, जैसे पुस्तक लिख रहा है, तो वह हो जाएगा हमारा विधेय। आगे देखिए, विधेय। विधेय का अर्थ है किसी के बारे में बताना। उद्देश्य के बारे में जो कुछ वाक्य में बताया जाता है उसे वाक्य का विधेय कहते हैं। जैसे पद्मा पुस्तक लिख रही है, तो बच्चों पुस्तक लिख रही है, आपसे कोई पूछे कि इस वाक्य में विधेय क्या है, तो आप देखेंगे पद्मा, पद्मा तो उद्देश्य हो गया, पद्मा उद्देश्य हो गया, तो फिर पद्मा के बाद जो भी वाक्य है वह हो जाएगा हमारा विधेय। जैसे दूसरा वाक्य देखिए, तितली फूलों पर मंडरा रही थी, तो बच्चों इसमें विधेय क्या होगा? फूलों पर मंडरा रही थी। पहले वाक्य में विधेय है पुस्तक लिख रहा है और दूसरे वाक्य में फूलों पर मंडरा रही थी। आगे देखिए, पदबंध। वाक्य में कम से कम दो पद अवश्य होते हैं, संज्ञा पद और क्रियापद। जैसे सूरज गिरा, विशाल खेल रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि वाक्य संज्ञा पद प्लस क्रियापद है। पहला वाक्य है सूरज गिरा, वाक्य दो पदों से बना है जिसमें एक कर्ता उद्देश्य है और दूसरा क्रिया विधेय है। ये दोनों पद वाक्य के भीतर बंधे हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि वाक्य में दो पद बंद है। वाक्य बड़ा भी हो सकता है, जैसे मेरी बड़ी बहन रूपाली आई थी, कल शाम 4 बजे गई थी। उपरोक्त वाक्यों में आई थी क्रिया पदबंध है, इसका कर्ता है मेरी बड़ी बहन रूपाली, यह संज्ञा पदबंध है। इसी प्रकार गई थी की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। कल शाम 4 बजे क्या है बच्चों? क्रिया विशेषण कल शाम 4 बजे, इसे क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। मेरी बड़ी बहन रूपाली पदबंध में यद्यपि 4 पद हैं जो क्रमशः सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा हैं, पर सब मिलकर संज्ञा का प्रकार्य कर रहे हैं, इसलिए हम पूरे पद समूह को संज्ञा पदबंध कहेंगे। इस प्रकार वाक्य के भीतर पदबंध एक पद का भी हो सकता है और एक से अधिक पदों का भी। पदबंध के प्रकार। पदबंध के 5 प्रकार होते हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध,
क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा पदबंध। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करे उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। वाक्य में संज्ञा पदबंध या तो कर्ता का काम करता है या पूरक का। जैसे देश के प्रधानमंत्री के बेटे ने सभी मित्रों को अपने घर पर बुलाया। तो बच्चों इसमें जो पदबंध है वे ने और को है, यानी कि जो कर्ता का काम करता है या तो वह पूरक का काम करेगा। आगे देखिए सर्वनाम पदबंध। संज्ञा पद के समान सर्वनाम पदबंध भी कर्ता या कर्म पूरक का कार्य करते हैं। जैसे मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी, यहाँ मैं और आपको सर्वनाम पदबंध है। मैं कर्ता का काम कर रहा है और आपको कर्म का। आगे देखिए विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध दरअसल संज्ञा पदबंध की विस्तार है, इसलिए संज्ञा पदबंध विशेष्य होता है और उसकी विशेषता बताने वाले पद एक या अधिक विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे जंगल में रहने वाला बाघ शिकारियों द्वारा मार दिया गया। इस वाक्य में जंगल में रहने वाला विशेषण पदबंध है जो बाघ संज्ञा पदबंध की विशेषता बता रहा है। इस पदबंध में बाघ भी शामिल करने पर यह संज्ञा पदबंध हो जाएगा। आगे देखिए क्रिया विशेषण पदबंध। जिस तरह विशेषण पदबंध संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसी तरह क्रिया विशेषण क्रिया पदबंध की विशेषता बताते हैं। जैसे दीपक धीरे धीरे जल रहा है, 5 दिन के बाद वर्षा हुई है, आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है। इन वाक्यों में आजकल तथा 5 दिन के बाद कालवाचक और धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि ये क्रिया के होने का समय और रीति बता रहे हैं। आगे देखिए क्रिया पदबंध। जो पदबंध क्रिया का प्रकार्य करते हैं उन्हें क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे मेरा भाई रो रहा है, सोनिया तो अब तक पढ़ रही होगी। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले देखते हैं विधानवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों से वक्ता लेखक अपने श्रोता पाठक को कुछ जानकारी देता है जो किसी व्यक्ति वस्तु या घटना के बारे में हो सकती है। जैसे सोनिया जयपुर गई है, ये व्यक्ति है बच्चों, यानी कि सोनिया एक व्यक्ति है। आगे देखिए मेरा घर नारायण विहार नगर में है, यानी कि ये वस्तु है। हम सर्कस देख रहे हैं, तो बच्चों हम सर्कस देख रहे हैं, ये घटना है। आगे देखिए आज्ञावाचक या आदेशवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता लेखक अपने श्रोता यानी पाठक को कुछ करने के लिए कहता है। जैसे जाओ और अपना कार्य करो, कृपया पत्र लिख दीजिए। मतलब यहाँ बच्चों आज्ञा दी गई है, आदेश दिया गया है, हमें वाक्य देख के समझ में आ रहा है, इसलिए हो जाएगा आज्ञावाचक या आदेशवाचक वाक्य। आगे देखिए इच्छावाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य में कोई इच्छा या कामना व्यक्त की जाती है। जैसे ईश्वर आपको बुद्धि दे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आगे देखिए संदेहवाचक वाक्य। इन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव व्यक्त होता है। जैसे हमें शायद आज मसूरी जाना होगा, इस समय प्रिया तो सो रही होगी। आगे देखिए संकेतवाचक वाक्य। संकेत का अर्थ शर्त है, इसलिए इस प्रकार के वाक्यों में शर्त का भाव रहता है। जैसे यदि बरसात न हुई तो मैं आज विद्यालय अवश्य जाऊंगा, अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। पहला वाक्य इसकी शर्त है बच्चों। आगे देखिए विस्मयादि वाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता लेखक किसी के विषय में अपने उद्गार या विस्मयादि मनोभाव व्यक्त करता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे तुम कहाँ थे अभी तक। आगे देखिए प्रश्नवाचक वाक्य। सामान्यतः विधानवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम जोड़कर इन्हें बनाया जाता है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। जैसे तुम यहाँ क्या करने आए हो, आखिर तुम क्या चाहते हो। आगे देखिए बच्चों निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में निषेध होता है उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। विस्मयार्थक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्य न, नहीं, मत के प्रयोग से निषेधार्थक वाक्य बन सकते हैं। जैसे धोनी बॉलिंग नहीं कर सका, यह तुम्हारा काम नहीं है। अब देखिए रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। संरचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और निषेध। सबसे पहले हम देखेंगे सरल वाक्य।
जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो बच्चों बच्चे पार्क में, तो ये तो एक उद्देश्य हुआ, खेल रहे हैं एक ही विधेय हुआ, सीधा सीधा ये सरल वाक्य। दूसरा उदाहरण देखिए, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते थे। इन वाक्यों में एक एक क्रियापद बंद है, अतः ये सरल वाक्य हैं। आगे देखिए, संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक समान उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य से जुड़े उपवाक्य आपस में समानाधिकरण उपवाक्य कहे जाते हैं। जैसे अध्ययन करने से ज्ञान बढ़ता है तथा बुद्धि भी बढ़ती है। सुषमा कल बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं आई। बच्चों, जो संयुक्त वाक्य होते हैं उसमें दो उपवाक्य आपस में जुड़े होते हैं समानाधिकरण के कारण, इसलिए उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। आगे देखिए, मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो अपने पूरे अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। जैसे जो पुस्तक आपने मुझे दी थी। बच्चों, इसके आगे क्या, यदि मैं इस सेंटेंस को, इस वाक्य को पूर्ण ना करूं तो ये तो अधूरी बात रह गई। जो पुस्तक आपने मुझे दी थी मैंने पढ़ ली है। अब यानी कि जो मैंने ये बोला मैंने पढ़ ली है, ये वाक्य हमारे पहले वाले वाक्य पर आश्रित है, तो पहला जो वाक्य बोला तो वो हमारा उपवाक्य है। मैंने पढ़ ली है, यह हमारा उपवाक्य है, यानी कि यह आश्रित उपवाक्य है। एक और उदाहरण देखिए, सुभाष ने कहा कि मैं अपना काम स्वयं करूंगा। सुभाष ने कहा कि क्या कहा, हमें तो जानने की इच्छा होगी क्या कहा। ये वाक्य तभी पूरा होगा, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, यानी कि ये उपवाक्य पहले वाले वाक्य पर आश्रित है। इसी तरह देखिए, आश्रित उपवाक्यों के प्रकार। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य की संज्ञा यानी कि पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इन उपवाक्यों से पहले प्रायः की का प्रयोग होता है, किंतु कुछ स्थितियों में की का प्रयोग नहीं भी होता है, विशेषकर जब आश्रित उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य के पहले आता है। जैसे मुकेश ने बताया कि वह आज गुरुद्वारे जा रहा है। दूसरा वाक्य देखिए, वह अवश्य आएगा, मैं जानता हूं। विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों से पहले प्रायः संबंधवाचक सर्वनाम जो प्रयोग होता है। जैसे जो घड़ी आपने मुझे दी थी वह खो गई है। जो व्यक्ति कल आपने देखा था वह एक महान लेखक है। आगे देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। कभी कभी ये उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य की क्रिया के अतिरिक्त किसी विशेषण या क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे तानिया इतनी मोटी है कि ऊपर नहीं आ सकती, ये विशेषण की विशेषता बताई जा रही है बच्चों। एक और देखिए, वह इतना तेज तेज चलता है कि उसके साथ चला नहीं जा सकता, ये क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है वाक्य। आगे देखिए, जब मैं घर में था तो अपना काम स्वयं करता था, यानी कि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब पढ़ेंगे हम वाक्य परिवर्तन। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। जैसे सरल वाक्य देखिए, विवेक छत पर बैठकर पढ़ने लगा। अब हमें इस वाक्य का यदि संयुक्त वाक्य बनाना है तो कैसे बनेगा, विवेक छत पर गया और बैठकर पढ़ने लगा। आगे देखिए, एक और सरल वाक्य के रूप में, मोनिका नृत्य सीखकर घर चली गई। सीधा सीधा वाक्य है, सरल वाक्य है। यदि इसी सरल वाक्य को हमें संयुक्त वाक्य बनाना है तब हम कहेंगे मोनिका ने नृत्य सीखा और घर चली गई। अब देखिए सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। सरल वाक्यों को पहले दो उपवाक्यों में बांटा जाता है, फिर दोनों उपवाक्यों को इत्यादि समुच्चय बोधक अव्ययों से जोड़कर उनको मिश्रित वाक्य बनाया जा सकता है। जैसे कि, क्योंकि, यदि, जब इत्यादि। सरल वाक्य देखिए, मेहनत करने से सफलता मिलती है, इसका मिश्रित वाक्य होगा यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। एक और सरल वाक्य देखिए, तेहन पापा को देखते ही भाग गया। मिश्रित वाक्य होगा, जब तेहन ने पापा को देखा तो वह भाग गया। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य बनाने के लिए उसके
एक उपवाक्य की क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा में बदल सकते हैं। जैसे एक संयुक्त वाक्य है हमारे पास, आप यहाँ रुकिए और आराम कीजिए। ये बच्चों संयुक्त वाक्य है। अब हम इसे सरल बनाते हैं। देखिए किस तरह कहेंगे, आप यहाँ रुककर आराम कीजिए, बस हो गया। एक और देखिए संयुक्त वाक्य, मीना हंसी और बोली। इसे सरल वाक्य बनाएंगे तो क्या कहेंगे, मीना हंसकर बोली। मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाना। मिश्र वाक्यों का सरल वाक्य में रूपांतरण करने के लिए मिश्रित वाक्य के आश्रित उपवाक्यों को विशेषण, कर्म या क्रिया विशेषण के रूप में बदला जाता है। जैसे एक मिश्र वाक्य देखिए, पिताजी ने कहा था कि कल मुझे एक नई पुस्तक मिलेगी, तो इसका सरल वाक्य होगा, पिताजी के कहने के अनुसार कल मुझे एक नई पुस्तक मिलेगी। एक और मिश्र वाक्य देखिए, जो व्यक्ति सच बोलते हैं सब उनका आदर करते हैं, तो इसका सरल वाक्य होगा, सच बोलने वालों का सभी आदर करते हैं। दो सरल वाक्यों का एक सरल संयुक्त मिश्रित वाक्य में रूपांतरण। देखिए दो सरल वाक्य, मैं पढ़ता हूँ, मेरा विद्यालय पास में है। अब इसका एक सरल वाक्य, मैं पास के विद्यालय में पढ़ता हूँ। इसका एक संयुक्त वाक्य, मेरा विद्यालय पास में है और मैं वहां पढ़ता हूँ। एक मिश्रित वाक्य देखिए इसका, मेरा विद्यालय पास में है जहां मैं पढ़ता हूँ। तो बच्चों इस तरह ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़े हैं वाक्य, हमने देखे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्यों को सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में किस तरह बदला जाता है, किस तरह परिवर्तित किया जाता है। आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।